तो मलिन बस्तियों में बसे लाखों परिवार सालों से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ले आई फिर से अध्यादेश। अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश, हर बार मियाद खत्म, अध्यादेश। अब क्या अध्यादेश ही स्थायी समाधान है? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि मलिन बस्तियों में रह रहे सभी परिवार अवैध तरीके से नदी नालों के किनारे सालों से बसे हुए हैं, जिन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। बिजली, पानी, सीवरेज लाइन, सब सुविधा मौजूद है और ये सरकारों ने ही उपलब्ध करवाई। वजह आप जानते हैं, सबसे बड़ी वजह कुछ और नहीं, राजनीतिक पार्टियां इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। उत्तराखंड की नदियों को घेरे जाने के मामले को लेकर वैसे तो एनजीटी कई बार सख्त रुख अपना चुका है। नैनीताल हाई कोर्ट ने नदियों के किनारे बनी 582 मलिन बस्तियों के अतिक्रमण को हटाने तक के आदेश दिए हैं। पिछली सरकार के दौर का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया था। मियाद खत्म हुई, त्रिवेंद्र सरकार आई। त्रिवेंद्र सरकार ने भी वही किया, 3 साल के लिए अध्यादेश को, मियाद को बढ़ा दिया। धामी सरकार आई तो धामी सरकार के सामने भी यह मामला आया। अब सरकार ने भी वही किया जो होता आया है, यानी रुख बिल्कुल साफ। मलिन बस्तियों को लेकर राहत का जिक्र किया जाता है, लेकिन राहत पर राजनीति हर बार हावी होती हुई दिखाई देती है। इस बार भी हो रही है। तो अध्यादेश क्या स्थायी समाधान है? हरगिज नहीं। यह रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्योंकि व्यवस्था करने के लिए उनको उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके बहुत संशोधन इसमें किए गए, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। मलिन बस्तियों के लिए आया अध्यादेश। जी, उत्तराखंड की 582 चिन्हित मलिन बस्तियों को बचाने के लिए विपक्षी दलों का दबाव काम आया। सत्तासीन बीजेपी सरकार मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरणों विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 को लाने का काम कर रही है। धामी सरकार की कैबिनेट में इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने का काम हुआ। 2027 तक इस अध्यादेश को बढ़ाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सवाल ये कि 6 साल तक सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर कोई काम क्यों नहीं किया? सरकार की तरफ से सिर्फ अध्यादेश पर अध्यादेश लाने का ही काम हुआ, ताकि मलिन बस्तियों को ध्वस्त करने से रोका जा सके। अब एक बार फिर से निकाय चुनाव आता देख सरकार ने इस अध्यादेश को 3 साल की म्याद तक और बढ़ा दिया, जबकि विपक्षी दलों की मांग हमेशा से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की रही है, क्योंकि चिन्हित 582 मलिन बस्तियों में सरकार के तमाम विभागों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है, जिसमें मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार यानी कि हरीश रावत की सरकार में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया और उनके नियमितीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी तक मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की सरकार के वक्त बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर जमीनों के स्वरूप को वैधानिक तरीके से बदलना होगा, ताकि भविष्य में इन मलिन बस्तियों को नियमित किया जा सके। आपको बता दें कि 2018 में बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश को लाने का काम किया, जिसका कार्यकाल 3 साल तक का था। फिर 2021 का वक्त आया और 2021 में त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर से 3 साल के लिए उसे और बढ़ा दिया और अब 2024 में धामी सरकार ने भी एक बार फिर से इस अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला ले लिया। उत्तराखंड
नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भाजपा द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनको उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन इसमें किए गए, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष थी उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को उठाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो बीजेपी हमेशा से चुनाव को आता देख कोई न कोई शिगुफा जनता को गुमराह करने के लिए ले आती है और वही हुआ, जबकि बीजेपी की तरफ से धामी सरकार के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। ये चुनावी शगुफा है। 2016 में कांग्रेस की सरकार अध्यादेश लाई थी। दुर्भाग्य से कुछ ही महीनों बाद सरकार गिर जाती है और उसके बाद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है और वो रह जाता है। उस समय भी ये नियम बनाया गया था, नगरपालिका से उम्मीद की गई थी, उनसे मांग की गई थी कि आप जमीनों का जो स्वरूप है और भी कुछ प्रपत्र थे उनकी तैयारी करिए और इनको रेगुलराइज करने की प्रक्रिया इस पर लागू होगी। लेकिन 7 साल के अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे ही बढ़ी। निकाय चुनाव को देखते एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश गरीबों को हो रही है ताकि उनके वोट लाकर उनको ठगा जा सके। ये नित्य झूठ बोलने वाली पार्टी है, नित्य नए सपने दिखाने वाली पार्टी है और हकीकत यह है कि अध्यादेश जो 3 साल के लिए लाने की बात हो रही है केवल और केवल निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। देखिए, मलिन बस्तियों को लेकर के हमारी सरकार ने जब भी अवसर रहा है तो उन लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए, उनके किस प्रकार से उनको बचाया जा सके, इन सब चीजों को लेकर के सरकार ने हमेशा तत्परता भी दिखाई है। और तो मलिन बस्तियों की राहत पर राजनीति हो रही है। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी सभी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र भसीन साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं। मथुरा जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उत्तराखंड की नब्ज को बहुत करीब से समझते हुए आए हैं। सबसे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाऊंगा। कुलदीप जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। तो आगे अध्यादेश स्थायी समाधान है, लेकिन क्या अध्यादेश? ये तो पहले से ही तय था। ऐसा कुछ नहीं। कुलदीप जी। जी जी हाँ, माइक ऑन नहीं था। नमस्कार। देखिए, ये बड़ी विडंबना है इस राज्य की। हाँ। एक तरफ तो हम मूल निवास की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, और एक दूसरी तरफ हम जो है बस्तियों में अवैध लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये कौन लोग हैं जो इन बस्तियों में रह रहे हैं? अगर ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो ये कब्जा करके क्यों रह रहे हैं जमीनों में? ठीक है, ये कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार का रुख एक स्पष्ट नहीं है। और ये जो मलिन बस्तियों की देन है, ये किसी एक सरकार की देन नहीं है। इसमें आज जो दोनों कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों दलों के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन दोनों राजनीतिक दलों की वजह से आज उत्तराखंड में अवैध बस्तियां, मलिन बस्तियां लगातार बढ़ रही हैं, नदियों के किनारे कब्जे होते जा रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि जब इसकी शुरुआत हो रही थी, क्यों नहीं इनको हटाया गया, क्यों नहीं इनके लिए व्यवस्था की गई, ठीक। लेकिन उस समय ये वोट बैंक थे, आज भी ये स्थायी वोट बैंक है। यही वो वोट बैंक है जो चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर में होता है भाजपा और कांग्रेस के लिए, ठीक। चाहे राजपुर क्षेत्र, देहरादून के अंतर्गत राजपुर का क्षेत्र ले लीजिए, रायपुर का क्षेत्र ले लीजिए, धर्मपुर का क्षेत्र ले लीजिए, नीचे आपको डोईवाला का क्षेत्र ले लीजिए, सहसपुर का क्षेत्र ले लीजिए, विकासनगर का क्षेत्र ले लीजिए। किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो हम सबके सामने है। वो जगह समस्याएं वो उभर के आती है, हम चर्चा भी करते हैं। नहीं कुलदीप जी, ये तो सबको मालूम है ना। अब जिन्होंने बसाया, जो कच्चे मकान में रहते तो खुद पक्के मकान में चले गए हैं। वो जिन्होंने बसाया वो कच्चे मकान से खुद का पक्का मकान बना चुके हैं, वो भी 4-4 मंजिले। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या अध्यादेश ही स्थायी समाधान है इस समस्या का? अध्यादेश इस समस्या का समाधान नहीं है। अध्यादेश चुनाव में वोट बैंक का समाधान है। वोट बैंक का समाधान है। तो भसीन साहब, आप जैसे तो कई विद्वान बीजेपी में मौजूद हैं, आप 370 की समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये
देहरादून की मलिन बस्तियों का समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे आप, ये समझ से परे है। और अध्यादेश ही क्या समस्या का समाधान है, मान ले। देखिए, तात्कालिक तौर पर जो कदम उठाया गया तो निश्चित तौर पर सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई है, और जो गरीब माँ है उनके मकान को बचाने के लिए। वसीम सर, फोन अगर पास ले आए प्लीज, आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, बोलिए प्लीज, अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ जो एक कदम उठाया गया है, ये धार्मिक सरकार के द्वारा जो गरीबों के हितों की रक्षा करने की बात है। नहीं, गरीबों के हितों की रक्षा तो सर फिर हरीश रावत सरकार ने भी की, तो मैं तो ये फिर तो त्रिवेंद्र सरकार ने भी की और धामी सरकार ने भी की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर ये गरीबों के रक्षा सिर्फ अध्यादेश से ही होगी सर? रक्षा पहली बात तो ये कि हमारा कमिटमेंट है कि हम इन बच्चों को उजड़ रहे हैं, और उसका तकनीकी कारण है सर। 7 साल में आप कौन सा वो तकनीकी कारण है जिसकी तलाश नहीं कर पाए नियमितीकरण को लेकर? वो तकनीकी कारण मुझे बता दीजिए, और उन अधिकारियों को उत्तराखंड की जनता के सामने ले और पुरस्कृत किया जाए उनको अधिकारियों को जिनको आपने जिम्मा दिया, वो नियमितीकरण का काम नहीं कर पाए। ऐसो को तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं अपनी बात कह लेता हूँ। मैं जरा पहले कांग्रेस की बात का जो करण महाराज बोल रहे थे उसका उत्तर देना चाहता हूँ। करण महाराज जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल है कि उसकी पार्टी की सरकार 10 साल तक उत्तराखंड की, अभी कह रही हरीश रावत जी ने किया प्रारंभ। अगर नियत आप तो कराते, कांग्रेस इसके एक दोहरी बात करती है कि अपने आप का आश्चर्य। सर, कांग्रेस दोहरी बात कर रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि उनसे कहो पूछो 10 साल से वो है, लेकिन मैं आपसे क्यों ना पूछूं कि 15 साल से आप भी हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हमसे आरोप लग रही है। पहले अपनी की बात, अच्छा पहले कांग्रेस से पूछ लूं। आपका ऑडियो भी परफेक्ट नहीं आ रहा, प्लीज अगर फोन सर अगर कर पाए तो। जोशी जी वो ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस से पूछो फिर बीजेपी से पूछना। पहले कांग्रेस बताए कि आखिरकार ये हालात किसने पैदा किए। सवाल ये नहीं है तिलक जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। सवाल उससे पूछा जाता है जो वर्तमान में सरकार होती है। विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जाते जाते अध्यादेश भी लाई थी, एक कमेटी भी बना के गई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता भी मलिन बस्तियों के ही विधायक आदरणीय राजकुमार जी को उसका अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन सरकार 8 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है। 8 साल से अध्यादेश के सहारे मलिन बस्तियों को चला। ये कौन से विधायक हुए मलिन बस्ती के विधायक? राजकुमार जी, हमारे राजकुमार। तो वो मलिन बस्ती के विधायक है? निश्चित रूप से उन्हीं बस्तियों में रहते थे वो भी। अच्छा, तो मलिन बस्ती के विधायक बना दिया आपने उनको, ठीक? नहीं, मैं मलिन बस्ती क्षेत्र में रहने वाले विधायक हैं वो। अच्छा, पहले विधायक होंगे जो नहीं बसाया किसने? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। आपने आज एक टेक्निकल फॉर्म दे दी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं बोला कि राजपुर के पूर्व विधायक, आपने कहा कि मलिन बस्ती के विधायक। ठीक, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, उसमें संशोधन कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं सर, संशोधन नहीं, आपने बिल्कुल सच बोली ये बात। मैं संशोधन क्या करूंगा उसमें? आप कह रहे हो मलिन बस्ती के विधायक है, तो फिर तो होंगे सर। और मलिन बस्ती के ही निवासी थे। मलिन बस्तियों के बारे में उनकी जानकारी भी है, उनका अध्ययन भी है, उनको पूरी जानकारी है कि किस तरह के। जोशी जी, हमें भी मालूम है कि किसको क्या कितना अध्ययन है सर। जो महल में रह रहे हैं उनको भी अध्ययन है सर। जो आपकी पार्टी में महल में रह रहे हैं उनको भी अध्ययन है मलिन बस्तियों का। मैं समझता हूं महल में रहने वाले को वहां की मूलभूत समस्याओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं हो सकती है सर। वो तो मेयर बनने का ख्वाब भी देखते हैं, आप कहते हैं उनको जानकारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। जितना माननीय राजकुमार जी को है, राजकुमार जी को चेयरमैन बनाया था, उन्होंने सुझाव भी दिए थे। लेकिन हमारा आरोप है कि ये सरकार धूल फांक रही है वो रिपोर्ट, और उसमें कार्रवाई न करके कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके बार बार अध्यादेश के। लेकिन वसीम सर कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो जनता को। अगर आपने स्थायी समाधान खोज लिया होता तो ये बवाल खड़ा ही ना होता। यही कह रहे थे वसीम सर। कमेटी की जो बात बार बार कर रहे हैं, पास क्यों नहीं किया उसको? केवल दिखाने के लिए किया उन लोगों ने। तो मेरा कहना यह है कि जो हमको समय कहाँ मिला कितने 8 साल में ये क्या कर रहे हैं? 8 साल का जवाब उनको नहीं दे रहे। हमको तो समय नहीं मिला, हमारी सरकार ही इन्होंने गिरा दी थी। षड्यंत्र करके 2 बार गिराने का काम किया था इन्होंने। जी आपको मिले हैं, आपको 2 बार 5-5 साल मिले हैं।
आपको जो और मिल है 5-5 साल। देखिए आप वकील नहीं साहब मिलेंगे? से पूछ लो ना, जब ये सेंट जोसेफ और सेंट थॉमस को रेगुलाइज कर सकते हैं तो हाँ। इन बस्तियों को करने में इनको क्या दिक्कत थी इनकी सरकार को, ये बताइए। वसीम साहब बात तो पैसे वालों का काम ये करेंगे, गरीब सरकार को ही पैसे दे रहा था, अगर रेगुलाइज कर लेते जमीनों को तो ये करोड़ों रुपया सरकार की इनकम थी। और एक काम करिए, और जो कच्चे मकान जो रुकिए ना, एक मिनट, ये जोशी जी और प्रदेश अध्यक्ष इनके साइन करवा लीजिए, जो मलिन बस्तियों पर कच्चे मकान बसे हुए हैं, जब कोई दिक्कत आएगी, जब कोई हानि होगी तो उसके जिम्मेदार कांग्रेसी होंगे, ये भी लिखवा लीजिएगा। क्या लिखो, ये लिख लेंगे ना जोशी जी, ये लोग आप लोग लिख के दोगे ना कि अगर कल को कोई घटना और हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, कांग्रेस संगठन के मुखिया की होगी। नहीं, हम बिल्कुल लिख के देने को तैयार हैं, पर ये करें तो कुछ इन्होंने सेंट जोसेफ को किया, सेंट थॉमस का किया, कोई जरूरत नहीं है। क्या धरना देने का काम करेंगे, उसका जवाब दे देना। बच्चे साहब गरीब की जमीन को रेगुलाइज करने में हमारी रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, और हजारों की जमीन उन्होंने बॉडी के भाव बेच दी। शहर के मुख्य जो कम से कम 50,000 करोड़ की जमीनें हैं, उन जमीनों को इन्होंने फ्री में दे दिया है। बताइए ना उनका क्या फायदा हो रहा है। गरीब जो बसे हैं वो बसाने वाले भी तो यही लोग थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 90 के बाद लगातार इनकी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। वसीम साहब हम तो केवल 10 साल रहे। वो ये कह रहे 7 साल से आपने किया क्या, फिर आप 3 साल की निंद्रा में रहेंगे। अब कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता था कहते हैं, लेकिन हम लोग तो 3 साल के लिए सो जाते हैं, कहते हैं फिर 3 साल बाद देखेंगे। जब अब नई सरकार आएगी तो वो तय करेगी। यानी तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कमिटमेंट बस्तियों को नाव जोड़ने देने का है, और जो अभय हमारा स्थायी तौर पर है, और इसीलिए अध्यादेश आ रहे हैं। एक बात सर, अध्यादेश स्थायी समाधान है, मैं फिर आपसे वही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, मैं सिर्फ तकनीकी तौर पर समझता हूँ कि 3 साल बाद फिर रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन जो कमिटमेंट है हम उससे पीछे नहीं हटते, मेरा कहना ये है। और जो भी हमारे मथुरा दत्त जी कह रहे थे कि बस्तियां बसाई गई, तो भाई जिनको आप कह रहे थे कि वो वहाँ के विधायक हैं, उनकी भूमिका आपको पता है? उससे पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, उनकी क्या भूमिका आपको पता है? उनके नाम से बस्तियां बस गई, तो ये तो स्थितियां रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस के मित्र हमारे ऐसी बात बड़ी ना करें जिसमें खुद दायरे में वो फंसते हैं। तो दूसरी बात एक और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मलिन बस्तियों के मामले में हमारे व्यक्ति बिल्कुल साफ है, सबके पढ़ेंगे। जब तक हम या तो उनको सॉल्व करें, अगर किसी को हटाना पड़ता है तो हमको उसके लिए आवाज देने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब एनजीटी बीच में, हाईकोर्ट जो 5,000 करोड़ की जमीनें हैं, लेकिन जमीनों को नहीं करने देंगे। कुलदीप जी रहेंगे अभी, 1 मिनट। कुलदीप जी, बात जोशी जी ने एक बिल्कुल लाख पते की कही कि भैया स्कूल का मामला आया तो तुरंत एक्शन हुआ, और एक्शन का रिएक्शन भी दिखाई दिया। स्कूल के मामले पर सरकार तुरंत जाग गई, लेकिन ये नियमितीकरण के मामले पर सरकार कहती 3 साल बाद देखेंगे। नहीं, हम तो इतना महत्वपूर्ण और जेन्युइन मुद्दा उठा रहे हैं। आपने एक तरफ पूंजीपतियों की तो जमीन को रेगुलाइज कर दिया, तो बताओ स्कूल के मामले में दे दिया। अरे आप स्कूल के मामले में 5,000 कुलदीप जी रहेंगे अभी। कुलदीप, एक मिनट जोशी जी पड़ता है। जोशी जी चाहते हैं कि उनका खेल के मैदान खत्म हो जाए? जोशी जी चाहते हैं कि उन 5,000 छात्रों का खेल का मकान जो है वो पार्टी बना दी जाए? तो सर फिर वो आदेश किसने पास करवाया था? वसीम साहब फिर ये भी बता दीजिए आज। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बात करें अभी कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ कुलदीप जी का। आप दोनों बहुत वरिष्ठ है, प्लीज एक एक करके, और कोड मत करिए सर, नाम लिए आप करिए। वसीम साहब, जो कौन से ऐसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जिनके नाम पर वो मलिन बस्ती बस गई, उनका नाम बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं। वसीम साहब का ऑडियो उठाइए। नाम यही सब मथुरा दत्त जी जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता, नाम ले लीजिए। मैं नहीं जानता, नाम ले लीजिए। नहीं, आपके अलग से बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, उनका नाम नहीं लेंगे? नहीं, नाम तो किसी का भी नहीं ले रहा हूँ। जानकारी में भी नहीं है, नाम बता दीजिए ना, हम फिर बताएंगे आपके नेताओं के किसके नाम पर मलिन बस्ती बसाई गई है। आदरणीय हरबंस कपूर जी ने इस शहर में कितनी मलिन बस्तियां बसाई? आप जोशी जी, आप जो चला गया उसको बीच में मत लाओ प्लीज। नहीं, अब ये बात वही कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर सर उन्होंने ये आपने प्रदेश उपाध्यक्ष बोल दिया, अब इतना काफी है, आप समझ जाओ ना किसकी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं आदरणीय वसीम साहब का व्यक्तिगत रूप से कितना सम्मान। नहीं, मैं भी आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर ये अगर वो प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, वो नाम नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि किसी के महल की बात कर रहे हो। है तो तुड़वाइए उसका भी, हम कहाँ बचाने जा रहे हैं किसी को भी। मैं तो कह रहा हूं मेरा भी मकान,
मेरा मकान गलत बना है तो मैं ऑफर देता हूँ आपको, मेरा तोड़वा दीजिए। सर आपकी बात नहीं कर रहे हो जोशी जी, आपकी बात नहीं, आप जान रहे हैं फिर आप अनजान बन रहे हैं, आप जानबूझ के चाह रहे हैं वो नाम ले। मैं तिलक जी, अगर कांग्रेस परिवार में किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से गलत जमीनें हथिया रखी हैं, गलत जगह मकान बना रखा है, मैं खुली चुनौती देता हूँ, अगर सरकार पे हिम्मत है तो कल तोड़वा दे उन मकानों को। अभी मलिन बस्ती कहने से क्या होता है? एक मिनट सर, जब बुलडोजर हल्द्वानी गया तब तो आप इतना नाराज हो गए। हल्द्वानी में बुरी तरह का पीछे, हल्द्वानी में पूरा बवाल हो गया। और आज आप कह रहे हो कि किसका आवे तो गिरा दो। एक मिनट कुलदीप जी, लग रहा है आपको कई स्थायी समाधान की तरफ सरकार कभी बढ़ेगी या सिर्फ इनका वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल होगा? ये तो फिर और बढ़ते जाएगा मामला। देखिए तिलक, मुझे 18-20 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए जी, और मैंने इस दौरान कई ऐसे मुद्दों को देखा है। भाजपा सरकार के दौर में मैंने एक चीज महसूस करी, आपने भी शायद महसूस किया होगा, कि भाजपा ने जिन मुद्दों का निवारण किया, जिन समस्याओं का निवारण किया जो कभी चुनावी मुद्दा हुआ करते थे, भाजपा वहां हारी है। ठीक है ना? भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर का जो विषय था वो निवारण हो गया, राम मंदिर बन गया। इतने वर्षों से मुद्दा चला आ रहा था, भाजपा फैजाबाद की सीट हार जाती है। ठीक है, आर्टिकल 370 का मुद्दा इतने समय से चला आ रहा था, भाजपा की सरकार ने उसका निवारण किया। कश्मीर में भाजपा कहां स्थिति में आई आप देख रहे हैं। तो भाजपा ने जब जिन मुद्दों का निवारण किया, मैंने देखा कि उन मुद्दों के साथ भाजपा के साथ नुकसान हुआ है। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, ये भाजपा के साथ ही नहीं है, ये तमाम राजनीतिक दलों के साथ है कि मुद्दों को जिंदा रखिए अगर राजनीति में जीवन तो बने रहना है। ठीक। दूसरी चीज ये है, इसमें कुछ तकनीकी पहलू भी है, तकनीकी पहलू, और इनका हल सरकार को निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उत्तराखंड में, तो क्या डेमोग्राफिक चेंज में ये जो पॉपुलेशन है जो अवैध रूप से बस रही है, क्या ये इसमें शामिल नहीं है? ठीक। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे दिखाई देता है ना, इसमें दोनों, ये वो हमाम वाली जो कहावत है ना, इसमें दोनों राजनीतिक दल क्यों कटघरे में है? तमाम ऐसी कीमती जगह जो नदियों के किनारे हैं, जहां बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने, राजनीतिक रसूख के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। रिस्पना ब्रिज के आसपास का इलाका देख लीजिए आप, किसने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, अगर इन मलिन बस्तियों पर कार्रवाई होगी तो वो तमाम जमीनें फिर निशाने पर आ जाएंगी, वहां भी लाल निशान लगेंगे। ठीक है, नहीं आपके सामने जोशी जी तो कह रहे हैं अगर कोई हमारा है तो तोड़ दो, और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि वो मलिन बस्ती के विधायक है। नहीं, जोशी जी कह सकते हैं, लेकिन जोशी जी की कांग्रेस में कितनी गलती होगी, कांग्रेस की स्थितियां क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। वो जोशी जी का दर्द हम भी समझ सकते हैं, जोशी जी अपना दर्द खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका दर्द है, पार्टी के भीतर क्या स्थितियां हैं। ठीक है, लेकिन ये बात सही है तिलक कि अगर इन बस्तियों पर कार्रवाई होती है तो वो तमाम करोड़ों अरबों की जमीनें जिन पर राजनीतिक रसूख के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ये सारी निशाने पर आ जाएंगी और इन सब पर लाल निशान लगेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की शील्ड है उन लोगों की, राजनीति की शील्ड है, क्योंकि वोट बैंक है आपका, उन अवैध कब्जों की शील्ड है, उन अवैध भूमाफियाओं की शील्ड है जिनकी राजनीतिक रसूख है, उसकी भी ये शील्ड। क्या यही वजह इत्तेफाक रखते हैं आप वसीम साहब जो कुलदीप जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग इन बस्तियों में रह रहे हैं उनका इतिहास कोई 5 साल का नहीं है, काफी पुराना इतिहास है। और अब स्थितियां ये हैं कि अब वो सब, जैसे आपने खुद भी बताया कि सुविधाएं उनको मिल रही हैं और वहाँ रच बस गए हैं, तो ऐसे में उनको जानने की 2 स्थितियां बनती हैं, या तो उनको विकल्प दिया जाए या उनको फिलहाल जो है यथावत स्थिति में रखा जाए। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कुलदीप जी? क्या ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? देखिए जो लोग यहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर कई लोग बाहर से आए होंगे, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है उनके बसने का, तभी 5 साल में नहीं आए जब ये डेमोग्राफी का षड्यंत्र चल रहा है। जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो मामला यहाँ पर लागू नहीं होता कुलदीप जी, ये मामला कुछ दूसरा है। तो ठीक है कि यहाँ बसाए गए लोग आकर के, लेकिन ये वो तत्व नहीं है जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो डेमोग्राफिक चेंज जबरदस्ती कर रहे हैं, के तहत कर रहे हैं। वो आप किसी एक को भी बाहर नहीं निकाल पाए वसीम साहब, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, अगर होता तो बाहर निकालते, हरिद्वार के हालात ना होते, है ना? हरिद्वार के जो हालात हैं उसके लिए तो फिर आपकी सरकार में होते हुए भी अगर ये हालात है तो फिर तो जोशी जी के वक्त तो फिर आप कह दीजिएगा कोहराम मच जाएगा, है ना? देखिए हमारे यहाँ तो कार्रवाई हो रही है, तो वही तो कुलदीप जी कह रहे हैं कि फिर समस्या का समाधान क्या है आपके पास, जब जोशी जी के पास नहीं है, आपके मुताबिक मैं मान गया
कि वो नहीं निकाल पाए, लेकिन आपके पास क्या है समाधान? देखिए, निकालने का तो प्रश्न अभी खड़ा ही नहीं होता, निकालने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। यस, वही तो बात कुलदीप जी कह रहे हैं, आप निकालना ही नहीं चाह रहे, समस्या का समाधान निकालना ही नहीं चाह रहे, वो वही तो कह रहे हैं कुलदीप जी। अब आपके सामने बसीन जी कह रहे हैं कि हम निकालना नहीं चाह रहे समाधान। नहीं, समाधान निकालने की बात नहीं है, हमारा कहना है कि जो हमारा कमिटमेंट है उसके लिए आवास का, उनको वहां सुरक्षित रखने का, हम उसको पूरा कर रहे हैं। समाधान गरीबों के लिए चिंता हमारी पार्टी करती है। कुलदीप जी, मैंने कहा कांग्रेस के समय में भी राजीव गांधी आवास योजनाएं थी, ठीक है ना, इन्हीं गरीब लोगों के लिए योजनाएं थी। भाजपा के समय प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, कितने लोगों को आवास मिले हैं, कितने गरीबों को घर मिले हैं, ठीक है ना। और अगर घर मिले हैं तो फिर ये मरीन बस्तियों के लोग यहाँ बस्तियों में क्यों हैं? कई सवाल हैं, जीवन सवाल है, शायद डिबेट छोटी पड़ जाएगी, लेकिन ये मुद्दे बने रहेंगे। ये मुद्दों को जिंदा रखा जा रहा है जोशी जी, बिल्कुल मतलब जोशी जी, ये मुद्दों को जिंदा रखा जा रहा है। नहीं, भाजपा जिंदा रख रही है। भाजपा के अगर नैतिकता होती, अगर इच्छा शक्ति होती, तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकालते, कोई एक्ट बनाते लोगों से कि उसके दो तरीके के फायदे हैं। एक तो गरीबों को मालिकाना हक मिलेगा, दूसरा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। जब सरकार ने वहाँ बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधाएं जब दे रखी है, तो सरकार को रेगुलाइज करने में क्या दिक्कत है? सरकार ये भी तो बताए, ये तो राजनीति करना जान रहे हैं, उस मुद्दे को लटकाना चाहते हैं दूसरों को। ठीक है, उनके हितों में कुठाराघात कर रहे हैं, मलिन बस्ती में लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते, तो ये सरकार की नीयत बन गई है। तो अब ये जो अध्यादेश लेकर आए, इसका फायदा तो होगा ना चुनाव में बीजेपी को, कि नहीं? बीजेपी फायदा हो ना हो एक अलग, वो अलग बात होगी। देखिए, ये अगर हम इसको राजनीति से जोड़ेंगे, नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा तो है ये जोशी जी। क्यों ऐसा, जब आप खुद टेक्निकली बोल रहे हो कि मलिन बस्ती के विधायक राजकुमार जी? नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा है, मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन सरकार को उसका समाधान किसी एक स्टेज में जाके समाधान करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको कितने वर्षों तक लटकाए रखेंगे? आप एक कमेटी, 8 साल हो गए हैं, आप देखिए नगर निगम इनके पास है, 98 से लगातार नगर निगम में यही लोग हैं, इन्हीं के पास है। अगर कब्जा हुआ तो किसने किया, क्यों किया? आप एनजीटी का बहाना लेकर आपने गरीबों के मकान जमींदोज कर दिए, एक रुपया लेकर। फिर वही वाली बात, कब्जा किसने किया, क्या किया, वो सब पूरे देहरादून को मालूम है जोशी जी। अब क्यों बार-बार लेकर आ रहे हो? मैं तिलक जी, चाहे मेरी सरकार की गलती है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? प्लीज 10 सेकंड वक्त खत्म हो गया, प्लीज। जोशी जी कह रहे हैं कि सवाल का जवाब तो सत्ता को देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब तो आप देंगे। हम तो सीधा कह रहे हैं कि हमको उनको वहां से उजड़ने नहीं देना है, उनकी जो छत्ता कायम रहेगी तो अपना वहां पर रहेंगे, और ये कमिटमेंट हम पूरा करें, चाहे वर्तमान में हमने अध्यादेश ला करके। मतलब अवैध अतिक्रमण के आप पक्षधर हैं? नहीं, वो इशू नहीं है, नहीं वही इशू है। अगर 3 साल के लिए आपने कह दिया ना 3 साल के लिए अध्यादेश बढ़ा दिया, और वहां की स्थिति आप देख लीजिएगा 3 साल बाद, अगर आप और मैं रहे तो आप और हम दोनों देख लेंगे सर। आप जानते हैं कि 3 साल के बाद वहां क्या स्थिति होगी, वहां की आबादी कितनी गुना बढ़ जाएगी, आप भी जानते और हम भी जानते हैं। मैंने तभी कहा यह अस्थायी समाधान है, यह स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता अध्यादेश सर। और बात कुलदीप जी ने बिल्कुल सही कही कि आप लोग समस्या का समाधान खोजना ही नहीं चाह रहे, अगर चाहते तो जोशी जी और आप मिलकर खोज लेते, क्योंकि आप दोनों विद्वान व्यक्ति हैं। मैं तभी यह बात कह रहा हूं, कोर्ट करने का मतलब यही हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी, तभी वो समस्या का समाधान, जब हम 370 का समस्या का समाधान खोज सकते हैं तो फिर ये तो फिर है ना सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बसीन सर आपका, जोशी जी आपका, कुलदीप जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मलिन बस्ती राहत पर राजनीति की दास्तान, अध्यादेश 3 साल के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।